गोवा, जो करोड़ों लोगों की पहली पसंद है, खासकर नई जनरेशन के लोगों की, उनकी ख्वाहिश ही गोवा पर आकर रुकती है। वैसे तो पूरा गोवा ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, खासकर शोर और शराब से भरे हुए गोवा के बीचेस। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी जगह है जो शोर से कोसों दूर खामोशी से घिरा हुआ है। साउथ गोवा स्थित सेंट मॉल के एरिया में बसे हुए डिमेलो हाउस। इसकी वजह है इस घर के भीतर रहने वाली वो खौफ जो चीखों के रूप में घर से बाहर आती है और इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी है। उस घर के आतंक का आलम यह है कि उसके आसपास के लोग भी वहां से चले गए हैं और वहां पर दोबारा कोई प्रॉपर्टी बिकी भी नहीं। जो लोग कभी कभार वहां से गुजरते हैं वो बताते हैं कि उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज, चीजों को बाहर फेंकने की आवाज, चीजों के टूटने की आवाज आती रहती है। बाहर से एक खंडहर की तरह दिखने वाला डिमेलो हाउस अंदर से कुछ और ही कहानी बयां करता है। जगह जगह कांच के टुकड़े, टूटे हुए बल्ब, फटे हुए सोफे और दीवार पर जमे हुए खून से लिखे हुए निशान, लीव माय हाउस। एक दिन उस घर से बहुत जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ था और लगभग घसीटते हुए दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। पीटर ने थॉमस को धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहा तुम, हमको छोड़ो। थॉमस बोला, तुमको तुम्हारा औकात दिखाने ले जा रहा है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं इस घर पे। अभी तक तुमको घर पे रहने दिया, एहसान किया, अब निकलो हमारे घर से। पीटर गुस्से में आगे आया और उसने थॉमस को पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, तुम अपनी औकात में रहो। ये पूरा घर मेरे फादर ने मेरे नाम किया है। अरे तुम कौन होता है हमको यहाँ से निकालने वाला? ये घर हमारा है और हम इसको लेकर रहेगा। इतना कहते हुए एक बार फिर से पीटर ने थॉमस को धक्का दिया और थॉमस कुछ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया और उसे चोट लगी। इस बात से थॉमस बहुत ज्यादा बौखला गया। उन दोनों के झगड़े की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर के बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। ये रोज का ड्रामा था, इसलिए कोई भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन शायद ये मामला रोज की तरह नहीं था। आज थॉमस को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए इस पीटर का, और तभी उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। थॉमस समझ गया कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर सीढ़ियों से पीटर के कमरे की तरफ जाते हुए थॉमस के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पीटर के कमरे में जाकर उसने लगातार कई फायरिंग की और पीटर को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद पीटर की मौत हो गई। थॉमस पीटर की लाश को खींचते हुए गार्डन में लेकर आया। वहां उसने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और फिर पीटर की लाश को गड्ढे में डालकर दफनाकर बड़े ही आराम से घर के भीतर चला गया। उस वक्त तो थॉमस ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, लेकिन उसे अब डर सताने लगा था। आखिर में कई दिनों बाद थॉमस ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत की और गार्डन में आकर खड़ा हो गया जहां उसने पीटर की लाश को दफनाया था। वहीं खड़े खड़े वो काफी देर तक उस जगह को देखता रहा कि तभी एक पड़ोसी ने आवाज लगाई, कैसा है थॉमस माय सन, कैसा है? थॉमस घबरा गया। आई एम गुड अंकल, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन माय सन, आई एम फाइन। जरा पीटर को बुलाना, पीटर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पीटर का नाम सुनते ही थॉमस की हालत खराब हो गई कि तभी अंकल ने दोबारा कहा, क्या हुआ? पीटर कहाँ है माय सन? हाँ, वो पीटर वो अपना हिस्सा लेकर दूसरी सिटी में रहने को चला गया है। अंकल को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां से चले गए। थॉमस ने इस बात को अब पीटर के गायब होने की वजह बना ली। जो कोई भी पूछता वो यही बताता कि पीटर अपना हिस्सा लेकर जा चुका है। धीरे धीरे करके थॉमस के भीतर का गिल्ट और डर खत्म हो गया था। एक रात थॉमस पार्टी करके बहुत देर से घर लौटा। पीटर की मौत के बाद पहली बार वो इतना एंजॉय करके आया था, बहुत खुश था। उस रात थॉमस गहरी नींद में सो चुका था कि तभी उसके कमरे का झूमर जोर जोर से हिलने लगा। थॉमस ने धीरे से अपनी आंख खोली और करवट लेकर झूमर की तरफ देखने लगा, लेकिन तब तक झूमर बिल्कुल शांत हो गया था। शायद थॉमस ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, जिस वजह से उसका दम घुट रहा था। वो तुरंत उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर आकर ताजी हवा लेने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पर गई जहां उसने पीटर को दफनाया था। थॉमस की होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नफरत से कहा,
माय डियर ब्रदर, आई एम श्योर अपनी प्रॉपर्टी पर इस तरह से परमानेंट सोना तुमको भी अच्छा लग रहा होगा। गुड नाइट, स्लीप टाइट। इतना बोलकर थॉमस पीछे पलट गया कि तभी उसे 2-3 कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। थॉमस ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि 2-3 कुत्ते पीटर के दफनाए हुए जगह की ओर देखकर गेट के बाहर से ही जोर जोर से भौंक रहे हैं। थॉमस ने हंसते हुए कहा, पीटर, इन कुत्तों को भी तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा भाई, तो भला मुझे कैसे लगता। फिर वो वापस घर के भीतर चला गया। थॉमस के वहां से जाते ही वो कुत्ते धीरे धीरे रोते हुए बिल्कुल खामोश हो गए और आसपास की झाड़ियों में छुप गए। लेकिन लगातार वो अभी भी लाश वाली जगह की तरफ देख रहे थे कि तभी धीरे धीरे वहां की मिट्टी में दरार आने लगी और एकदम से जोर से विस्फोट हुआ और 2 खून से सने हुए हाथ भीतर से बाहर निकले। फिर रेंगता हुआ वो जमीन पर आकर खड़ा हो गया। उस पर नजर पड़ते ही कुत्ते वहां से दुम दबाकर भाग गए। थॉमस अपने कमरे में सुकून से सोया हुआ था कि तभी किसी ने एकदम से उसकी चादर खींचकर हटा दी। थॉमस एकदम से घबराकर उठकर बैठ गया, आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। थॉमस को लगा कि शायद उसका वहम है। वो वापस चादर ओढ़कर सो गया, लेकिन ये थॉमस का वहम नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा साया नजर आ रहा था। धीरे धीरे करके दीवारों में दरारें आनी शुरू होने लगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि थॉमस को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। घर का एक एक सामान टूट रहा था, कांच बिखर रहा था, दरवाजे खिड़कियां टूट रही थी, पर इन सब से बेखबर थॉमस गहरी नींद में सोया हुआ था। अगली सुबह जब थॉमस उठा तो उसके होश उड़ गए। उसकी नजर अपने बेड के सामने वाले दीवार पर पड़ी, जहां पर खून से लिखा हुआ था, लीव माई हाउस एल्स डाई। ये देखकर थॉमस डर के मारे जहां था वहीं जमा रह गया। फिर एकदम से उठा और पीटर के कमरे की तरफ भागा और साथ में थॉमस बोल रहा था, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो पीटर की हैंडराइटिंग है। ये पीटर कैसे आ सकता है? घर की हालत और वो लिखावट दोनों ने मिलकर थॉमस को बहुत बड़ा शॉक दिया था। जैसे ही थॉमस पीटर के कमरे में पहुंचा और वहां उसे एक और बड़ा झटका मिला। थॉमस ने देखा कि पीटर का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और वेल मैनेज तरीके से है। कमरे के लाइट्स ऑन है, पंखा चल रहा है। कमरे में पहुंचते ही थॉमस को तेज ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर पहुंच गया हो। उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए और साथ ही उसे कमरे में किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसके कानों में एक चुभती हुई सी आवाज आई, जैसे कि कोई बिल्कुल उसके कान के नजदीक आकर बोला हो, मैं वापस आ गया हूं अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, माय डियर ब्रदर। इतना कहने के बाद उस आवाज में गुर्राहट महसूस होने लगी। थॉमस के पैर डर के मारे कांपने लगे। उसने धीरे से गर्दन को पीछे करके देखा तो पीछे कोई नजर नहीं आया। थॉमस तेजी से वहां से भागा और नीचे आकर अपने कमरे में छुपकर बैठ गया। लेकिन वही आवाज उसके कानों में फिर से सुनाई दी। What happened, my dear brother? मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे तुम तो डरा हुआ है। अरे देखो ना, मैं तो दूसरे शहर से आया हूँ। तुमने जो मुझे मेरा हिस्सा दिया था, उससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। थॉमस ने घबराते हुए कहा, नो 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 नो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पीटर की गुर्राती आवाज आई, नो, ये पूरा डिमेलो हाउस मेरा है।
मैं अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी लेकर रहूंगा, इसीलिए तो मैं वापस आया हूं। थॉमस कुछ देर तक तो पसीने में भीगा हुआ इसी कंडीशन में बैठा रहा। फिर धीरे से उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके आंखें बड़ी हो गईं। पीछे उसे खून से सना हुआ और सड़े हुए बॉडी के साथ पीटर नजर आया। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ पैर भी टेढ़े थे और आंखों के आसपास खून के मोटे मोटे धब्बे थे, मानो वो खून के आंसू रो रहा हो। थॉमस ने धीरे धीरे करके नीचे की तरफ देखा तो उसकी छाती पर वही गोलियों के निशान थे जहां पर थॉमस ने उसे मारा था। थॉमस हाथ जोड़कर सॉरी बोलने लगा और सॉरी बोलते बोलते बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। रात के 3 बजे जब घड़ी ने 3 बार बेल बजाई तब थॉमस की आंख खुली। उठते के साथ ही पीटर ठीक उसके सामने था। पीटर को एकदम अपने सामने देख थॉमस इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। ये मेरा घर है। नहीं, ये मेरा घर है, तू इडियट है। अरे फादर ने मुझे ये घर दिया था। नहीं, तूने साजिश की थी। मैं तुझे अपने रास्ते से हटा दूंगा, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? हाँ, मैं मार डालूंगा। हिम्मत है तो हाथ उठा। अरे हाथ उठा की बात करता है, रुक जा, मैं तेरे को बताता है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, इडियट कहीं का। अगली सुबह इन्हीं आवाजों के साथ पूरा डिमेलो हाउस गूंज रहा था। इस बार पड़ोसी उनके घर के अंदर गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई एक दूसरे को कुछ कर ना दे, लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा थॉमस जमीन पर गिरा हुआ मरा पड़ा है। लेकिन घर के सभी कोनों से उन दोनों भाइयों की लगातार आवाज आ रही है जो गुस्से से भरी हुई थी। उसके बाद से कोई उस घर के भीतर नहीं गया। उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा। रात चांदनी हो गई, मुन्ना को नींद आ गई। सो जा मेरे राज दुलारे, परी रानी आएगी। रात चांदनी हो गई, मुन्ना को नींद आ गई। सो जा मेरे राज दुलारे, परी रानी आएगी। गांव में एक परिवार शांति से सो रहा था कि तभी उनका बेटा नींद में हंसने लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, मुझे भी परी से मिलना है। तभी लड़के की माँ की नींद खुल जाती है और वो अपने बेटे को नींद से जगाती है। मुन्ना बेटे उठो, जाग जाओ। मुन्ना उठो। लड़का नींद से उठकर कहता है, माँ, मैं भी परी से मिलना चाहता हूँ। वो दूसरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो जल्दी मुझे अपने साथ लेकर जाएगी और परी से मिलवाएगी। कौन दूसरी माँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम नहीं माँ, मैं तो सपने वाली माँ की बात कर रहा हूँ। वो रोज मेरे सपने में आती है और उसने कहा है कि वो मुझे परी रानी के पास लेकर जाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुन उसकी माँ डर गई। अरे पता नहीं ये मौत का खेल कब तक खेलेगी ये डायन हमारे बच्चों के साथ। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। हम कल ही चौराहे पर सभा बुलाएंगे और उसका उपाय निकालेंगे। अरे क्या फायदा, इससे पहले भी कई बार गांव वालों ने ये सब रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उन बच्चों को हम नहीं बचा पाए। अगले दिन चौराहे पर सारे लोग जमा हो गए। सबने बातचीत करना शुरू की कि किसी तरीके से कोई उपाय निकल कर आए, लेकिन खूब कोशिश करने के बाद भी किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। उसी दिन शाम को मुखिया का बेटा वरुण 10 साल बाद शहर से गांव वापस आया था। शादी करके वो शहर चला गया था और उसको 5 साल की छोटी बेटी भी है। वो गांव में कुछ हफ्तों के लिए रहने आया था। अरे बेटा, तुम कब आए और बताया नहीं तुम आ रहे हो? हाँ पिताजी, हाँ, कितने साल हो गए ना आप सबसे मिले हुए। हाँ, हम सबको आपकी बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए हम बिना बताए चले आए सरप्राइज देने। और हाँ, ये रही आपकी पोती, इससे मिलिए। और पिताजी, हम कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे। तभी वरुण की बेटी दादाजी दादाजी करते हुए मुखिया के पास आई
मुखिया ने बड़े ही प्यार से उसे गले लगाया और उसका सिर सहलाने लगा, लेकिन उसके मन में बेचैनी सी होने लगी। मुखिया ने अपने बेटे को वापस जाने के लिए बोला, लेकिन वरुण नहीं माना और अपने पत्नी के साथ कमरे में चला गया। अगले दिन वरुण अपने बेटी को लेकर गांव घूमने के लिए निकल पड़ा। गांव के लोग हैरत भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। वरुण को ये बात बहुत अजीब लगी। आगे जाकर गांव का एक बूढ़ा आदमी वरुण को मिला। अरे काका, कैसन हो काका? अरे पहचाना तो का? अरे हम वरुण, आपके बेटे अमन का बचपन का दोस्त। अरे पाए लागी काका, पाए लागी। कैसे हो बेटा? बड़े साल बाद आए हो गांव। और ये बच्ची कौन है? अरे काका, ये मेरी बिटिया निशा है। बस कल ही आया हूँ गांव। अब कुछ दिन यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा, मजे करूंगा यहाँ पे। नहीं बेटा, जल्दी से जल्दी इस गांव से चले जाओ। अरे कहीं देर न हो जाए, चले जाओ। क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हो काका? क्या बात है? बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वरुण ने जैसे ही घूमा और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी कहीं गायब हो गई। वरुण बहुत डर गया। उसने निशा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निशा उसे कहीं नहीं मिली। वो भागते भागते घर गया और मुखिया को सारी बात बताई। ये तुम क्या कह रहे हो वरुण? निशा ऐसे कैसे गायब हो गई? और तुम मुझे बिना बताए उसे बाहर क्यों लेकर गए? मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी मुन्नी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। चिंता मत करो अमृता, मैं हमारी बेटी को लेकर आऊंगा। मुखिया और वरुण निशा को ढूंढने निकल गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन निशा कहीं नहीं मिली। वरुण और मुखिया घर लौट आए। वरुण, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कुछ भी करो, पर मेरी बेटी को ढूंढो। वरुण, निशा कहाँ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है हमारी बेटी? तुमने कहा था कि तुम उसे वापस लाओगे। पापा, पापा। निशा, अरे बेटा कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। पापा, मुझे बाहर एक मासी मिली थी। वही मुझे अपने साथ लेकर गई थी। मैंने आपको आवाज भी दी थी, लेकिन आपने सुना नहीं। मासी? कौन मासी? वो बहुत अच्छी थी पापा। उसने मुझे चॉकलेट भी दी खाने को। वरुण को लगा गांव की कोई औरत होगी जो निशा को खेलने के लिए लेकर गई होगी। अमृता निशा को ऊपर कमरे में लेकर जा रही थी, तभी निशा एक लोरी गुनगुनाने लगी। रात चांदनी हो गई, मुन्ना को नींद आ गई। सो जा मेरे राज दुलारे, परी रानी आएगी। ये लोरी सुनकर मुखिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से कांपने लगा। दूसरे दिन निशा की तबीयत खराब होने लगी। उसके पूरे बदन पर लाल मुहासे हो गए और बदन गर्म हो गया था। वरुण और अमृता बहुत परेशान हो गए। वो गांव के बड़े अस्पताल में चले गए। डॉक्टर ने इलाज किया और कुछ दवाएं दी, लेकिन इसके बाद भी निशा की तबीयत में कोई फर्क नजर नहीं आया और वो सोते समय भी वही लोरी गुनगुना रही थी। वरुण को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। गांव के एक आदमी ने वरुण को बताया कि शायद निशा को किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। उस आदमी ने एक तांत्रिक के बारे में वरुण को बताया। वरुण इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने ऐसा करने की सोची। वो उस जगह गया जहां वो तांत्रिक रहता था। वरुण ने सारी बात तांत्रिक को बताई और उसे अपने घर लेकर आया। मुखिया ने तांत्रिक को देखा और वरुण से पूछा। वरुण ने सारी बात अपने पिता मुखिया को बताई। मुखिया ने इस बात का विरोध किया, लेकिन वरुण अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने हवन शुरू करवाया। हवन शुरू होते ही निशा अपने कमरे से बाहर आई। हैरान होने वाली बात यह थी कि निशा बिल्कुल ठीक थी। उस पे किसी बुरी आत्मा का साया नजर नहीं आ रहा था। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अमृता जमीन से कुछ फीट ऊपर थी और उसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो हवा में तैरते हुए मुखिया के पास गई और मुखिया को अपने हाथों से ऊपर उठाया। अब सच्चाई बताएगा कि नहीं?
मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। अमृता कुछ कर पाती इससे पहले तांत्रिक ने उस पर भभूति फेंकी और उसे अपने मंत्र के जाल में पकड़ लिया। जब तक मैं इसे इसके किए की सजा नहीं दूंगी, मैं अमृता को नहीं छोड़ूंगी। बबम, ये कौन सी सच्चाई की बात कर रही है? मुखिया, जब तक तुम सच नहीं बताते ये यहाँ से नहीं जाएगी। मुखिया ने बताया कि 30 साल पहले मुखिया को हीरे जवाहरात का बड़ा शौक था। एक दिन कुछ ढोंगी बाबा ने मुखिया को बताया कि उसके घर के पीछे वाले कुएं में जादुई खजाना है। जो कोई भी इस खजाने को पाएगा उसे आजीवन काम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खजाना कभी खत्म नहीं होगा। खजाने की लालसा में उसने कुएं का सारा पानी बाहर निकाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। बाबा, आपने कहा था कि खजाना मिलेगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। मूर्ख, ये कोई साधारण खजाना नहीं है। ये जादुई खजाना है। उसे पाने के लिए नरम मांस यानी किसी नवजात शिशु की बलि देनी होगी तुझे, समझा? मुखिया ये बात सुनकर डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक उसने खजाने की बात मन से निकालने की कोशिश की, मगर उसकी लालसा उस पर हावी हो गई। एक दिन उसे पता चला कि गांव की एक कमला नाम की औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुखिया के मन की लालसा और भी प्रबल हो गई। एक दिन मुखिया ने उसके घर के बाहर नजर रखी। रात के वक्त कमला अपने बच्चे को लोरी सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। रात चांदनी हो गई, मुन्ना को नींद आ गई। सो जा मेरे राज दुलारे, परी रानी आएगी। बच्चा सो जाने के बाद कमला भी सो गई। मुखिया चुपके से उसके घर में घुसा और उसके बच्चे को उठाया। बच्चे के रोने की आवाज सुन कमला भी जाग उठी। उसने देखा कि मुखिया उसके बच्चे को लेकर जा रहा है। उसने मुखिया को रोकने की कोशिश की। छोड़ मुझे, तेरे बच्चे की बलि से मैं सब कुछ पालूंगा। मुझे वो खजाना मिल जाएगा। मुखिया ने कमला को धक्का दिया और भागने लगा। कमला भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। कमला के कानों में उसके बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, मगर थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। कमला समझ गई थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने भी अपना वहीं पे दम तोड़ दिया। इतना सब करने के बाद भी मुखिया को खजाना नहीं मिला। तब से मेरी आत्मा इस मुखिया से अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। ये आपने क्या किया पिताजी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, वो भी उस खजाने के लिए। छी, शर्म आती है मुझे कि आप मेरे पिताजी हैं। अब मैं भी तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। देखो, मेरी अमृता और मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, मगर उन्हें छोड़ दो। अमृता ने तांत्रिक का मंत्र जाल तोड़ा और वरुण की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। कुछ ही पलों में वरुण की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी मुखिया, तू जिएगा और अपने आप को कोसता रहेगा कि तेरे बेटे की मौत की वजह तू है। ऐसा कहकर कमला ने अमृता का शरीर छोड़ दिया। अमृता को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने वो गांव छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर शहर चली गई। मुखिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखा था। कुछ दिनों बाद उसे रात के वक्त हमेशा कमला की लोरी कानों में सुनाई देती। रात चांदनी हो गई, मुन्ना को नींद आ गई। सो जा मेरे राज दुलारे, परी रानी आएगी। एक दिन गांव वालों को मुखिया की लाश मिली, वो भी पंखे से लटकती हुई। अब ये आत्महत्या थी या कुछ और, ये अब तक राज ही है। आलीशान हवेली के नीचे बना बेसमेंट, जिसमें हर जगह मशालें लगी हुई थीं और बीच बेसमेंट में किसी की लाश पड़ी थी। वहां एक तांत्रिक और एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। तांत्रिक ने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। ये किसी औरत की लाश थी। एक बार फिर से सोच ले मोहन सिंह, ये बहुत खतरनाक काम है। हमारे आसपास करोड़ों आत्माएं हैं जो कि अतृप्त होती हैं। वो घूमती रहती हैं
उन आत्माओं में से तेरी पत्नी को ढूंढना, फिर उसे उसके शरीर में वापस बुलाना। ये बहुत टेढ़ा खीर है। अगर तेरी पत्नी की आत्मा की बजाय कोई दुष्ट आत्मा आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं रह पाएगा। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। मेरी पत्नी का जिंदा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मोहन सिंह की बात सुनकर तांत्रिक अपने हाथ में जल लेकर अपने सामने जल रही अग्नि में मंत्र बोलकर छिड़कने लगा। उसके बाद उस लाश के बाल तोड़े और उसे मंत्रों के साथ उस अग्नि में डाल दिया, जिससे बहुत जोर का विस्फोट हुआ। वहां धरती हिलने लगी, सभी मशालें बुझ गईं, सिर्फ हवन की जो अग्नि जल रही थी उसी से रोशनी हो रही थी। तभी मोहन सिंह की पत्नी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। ये देखकर मोहन सिंह खुशी से पागल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसकी पत्नी की आंखें लाल हो गईं। देखते ही देखते उसने मोहन सिंह की तरफ छलांग लगा दी। उसके गर्दन का मांस नोच नोच कर खाने लगी। तांत्रिक ने तुरंत अभिमंत्रित जल उस औरत पर छिड़का, जिससे कि वो तड़पने लगी। तांत्रिक ने बाहर खड़े मोहन सिंह के नौकरों से उसे पकड़ने के लिए कहा। उसे पकड़ा, एक खंबे के पास लेकर गए, जहां तांत्रिक ने उसे बांध दिया और उसके इर्द गिर्द अभिमंत्रित घेरा बनाने लगा। मोहन सिंह के नौकर मोहन सिंह को वहां से लेकर जा पाते, तब तक उसकी मौत हो गई थी। तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षसी को उसी बेसमेंट में कैद किया और उसके दरवाजे पर तलवार लगाकर बाहर आ गया। तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी कि गलती से भी यह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, न ही मोहन सिंह के परिवार का कोई इसके इर्द गिर्द आए, वरना उसके रक्त की महक से ये राक्षसी जाग जाएगी। मोहन सिंह ने इसे बुलाया है और ये इसके परिवार को खत्म किए बिना जाएगी नहीं। और फिर जल्द ही ये पूरी की पूरी हवेली खाली हो गई। सालों बाद मोहन सिंह का पोता भानु हवेली बेचने का प्लान करके अपनी पत्नी रीमा और बेटे रिकी के साथ गांव पहुंचा। हवेली के कुछ विश्वास पात्र लोग जो राक्षसी के रहस्य से वाकिफ थे, पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा देते ताकि गलती से भी कोई बेसमेंट की तरफ ना जाए। उसी शाम रिकी खेलते हुए बेसमेंट की तरफ जा पहुंचा। उस वक्त पहरा देने वाला आदमी मौजूद नहीं था। रिकी ने देखा कि सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं और किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वो सोच ही रहा था कि वो नीचे जाए या ना जाए, तभी नीचे से आवाज आई। रिकी, तुम आ गए? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने हैं। ये सुनकर रिकी के मन में हलचल होने लगी और वो धीरे से बोला, कौन है नीचे और आपको मेरा नाम कैसे पता? नीचे से फिर आवाज आई। मैं दोस्त हूँ जिसे तुम्हारे बारे में सब पता है। आवाज इतनी मीठी थी कि रिकी अपने आप को रोक नहीं सका। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने देखा कि एक दरवाजा है जिसके बाहर तलवार लगी हुई है। बहुत पुराना होने की वजह से उस पर धूल की परतें और मकड़ी के जाले बने हुए थे। भीतर से आवाज आई, रिकी, तलवार को हटाओ, दरवाजे को खोलकर भीतर आओ। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने हैं। उस आवाज में जैसे जादू था। रिकी जोर लगाकर तलवार को निकालने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके आखिर उसने तलवार को निकाल लिया। जैसे ही तलवार निकला, दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया और हवा का इतना तेज झोंका आया कि रिकी दूर जा गिरा और चीखता हुआ बेहोश हो गया। रिकी की आवाज ऊपर तक पहुंच गई थी और वहां पहरा देने वाले पहरेदार भागते हुए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि रिकी के माथे से खून बह रहा है। वो बेहोश पड़ा हुआ है, साथ ही राक्षसी वाला कमरा खुला हुआ है। ये देखकर दोनों पहरेदारों के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से रिकी को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से शंभू नाम का पहरेदार जो पीछे भाग रहा था, वो सीढ़ियों पर गिर गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा है और उसे पीछे खींच रहा है। वो अपने साथी से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी गोद में रिकी था और साथ ही वो समझ गया था कि यह सब कुछ कौन कर रहा है।
इसीलिए उसने अपने साथी की मदद नहीं की, बल्कि रिकी को लेकर भागा और ऊपर के दरवाजे को बंद किया। भागते हुए भानु के पास गया और रीमा ने घबराते हुए अपने बच्चे को संभाला। ये सब कैसे हो गया? इससे पहले कि पहरेदार कोई जवाब देता, बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। भानु बाहर आया देखने की आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। बाहर आते ही उसने देखा आंगन में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। वो सारी हड्डियां चबाई हुई हैं और उन हड्डियों के बीच में इंसानी सर रखा हुआ है। वो सर किसी और का नहीं बल्कि शंभू का था। भानु को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी रीमा के चीखने की आवाज आई। भानु भागते हुए भीतर गया तो उसने देखा कि रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है और रिकी गायब है। भानु ने रीमा को होश में लाने की कोशिश की और पानी की छींटे देने लगा। जैसे ही रीमा होश में आई, रिकी का नाम लेकर चिल्लाने लगी। अरे रिकी कहाँ है रीमा? रिकी, रिकी! वो औरत, वो रिकी को ले गई। कौन ले गई? तुम्हारी दादी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो तुम्हारी दादी थी। मैंने तुम्हारी फैमिली फोटो में उनको देखा है, वही थी। अरे तुम सच में पागल हो गई हो क्या? मेरी दादी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, तो तुमने कहां से देख लिया मेरी दादी को? तभी एक भारी आवाज आई। भानु ने पीछे पलटकर देखा तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उसे खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। भानु ने जब जानना चाहा कि वो है कौन, तब उस तांत्रिक ने अपना परिचय भानु के दादा मोहन सिंह के जमाने से बताया और साथ ही भानु की दादी और उस ब्रह्म राक्षसी के बारे में भी सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रीमा तो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। लेकिन भानु को विश्वास नहीं हो रहा था। हवेली के विश्वास पात्र नौकर भी जब बाबा के हाँ में हाँ मिलाने लगे, तब भानु के पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने आंगन में हड्डियों का जो ढेर देखा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। तभी जोर से धमाका हुआ और पूरी हवेली हिलने लगी। बाबा, वो मेरा बेटा ले गई है, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। मात्र एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें तुम्हारी दादी की शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन उसके शरीर में उस ब्रह्म राक्षसी ने कब्जा जमाया हुआ है। उसे उस शरीर से निकालना बहुत कठिन है। भानु तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा और अपने बेटे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बस कुछ देर के लिए मैं उसे शरीर से अलग कर पाऊंगा, उतनी ही देर में तुम्हें अंतिम संस्कार करना होगा। तांत्रिक ने सबसे पहले भानु की पत्नी को हवेली से निकल जाने के लिए कहा और नौकरों से आंगन में चिता तैयार करने के लिए कहा। भानु को लेकर वो तांत्रिक तहखाने में पहुंचा, जहां सालों से वो ब्रह्म राक्षसी कैद थी। तांत्रिक ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं वो इतने सालों से कैद थी और तुम्हारे बेटे की भूल की वजह से वो आजाद हुई है। तांत्रिक उस कमरे में गया और अपने साथ लाए थैले से एक मानव की खोपड़ी निकाल उसमें आग जलाकर वो आहुतियां देने लगा। जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। वहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन दोनों के कान में किसी के हंसने की आवाज आई। तांत्रिक, उस वक्त तो तू कुछ नहीं कर पाया। मैं जानती थी तू इसको लेकर आएगा। अपने बेटे के माया में एक बाप तो जरूर आएगा और मैं मोहन सिंह के पूरे परिवार का नाश करूंगी। वो फिर से हंसने लगी, लेकिन तांत्रिक नहीं रुका। तभी भानु के गर्दन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और भानु छटपटाने लगा, लेकिन तांत्रिक अपनी जगह से नहीं उठा। लगातार आहुतियां देता जाता और आखिर में उसने अपने थैले से एक मुर्गे को निकाला, जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था। तांत्रिक ने उस मुर्गे के गर्दन को पकड़ा और उसे आग के सामने ले जाकर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा, जिससे राक्षसी चीखने लगी और कुछ ही देर बाद भानु, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, वो नीचे गिर गया। भानु, उठाओ, इस शरीर को ले जाओ, इसे आग के हवाले कर दो। मुझे नहीं पता मैं कब तक उसे इस मुर्गे में कैद कर पाऊंगा। जैसे ही उस राक्षसी की आत्मा उस मुर्गे में गई, वो मुर्गा जोर से फड़फड़ाने लगा। भानु की सांस फूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बिना देरी के अपनी दादी के शरीर को उठाया और बाहर की तरफ भागा।
हवेली के आंगन में नौकरों ने पहले से ही लकड़ी की चिता तैयार कर रखी थी। भानु ने जैसे ही उस शरीर को चिता पर लिटाया, अंदर से तांत्रिक के चीखने की आवाज आई, जैसे तांत्रिक बहुत दर्द में हो। भानु वापस जाने लगा, लेकिन नौकर बोला, नहीं मालिक, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जाइएगा, वरना वो आजाद हो जाएगी। तभी उसे अपने बेटे की भी आवाज सुनाई दी, जो दर्द में चिल्ला रहा था। लेकिन भानु ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को मजबूत बनाते हुए उस चिता में आग लगा दी। वो चिता धू धू कर जलने लगी और जैसे ही उस चिता में आग लगी, हवेली में दरार पड़ने लगी और उसकी ईंटें नीचे गिरने लगी। भानु के बेटे का चीखना चिल्लाना जारी था। भानु बिना कुछ सोचे समझे हवेली के भीतर भागा और जैसे ही भानु हवेली के भीतर गया, वो पूरी हवेली गिर गई। भानु और उसके बेटे की चीख एक साथ गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ब्रह्म राक्षसी कामयाब हो गई थी। आखिर वो मोहन सिंह के पूरे वंश का नाश कर चुकी थी।